हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो सवाल है उसके बारे में। हम मैडम से डिटेल में माहिती लेंगे। गुड इवनिंग मैम। हाँ, अभी आप हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कई सारे सवाल आए हैं आपके वीडियोस को देख के, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको उस टाइम पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पे अगर उनको एंटीबायोटिक देते हैं और अच्छा नहीं होता है तो आगे क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी जो फेज़ है वो फेज़ में आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफ़ी कम होती है, तो उस वजह से बार बार पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या तो वजाइनल फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो हाइजीन है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो वजाइनल हाइजीन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। दूसरा है कि आपका जो वाटर इनटेक है वह भी अच्छा होना चाहिए। जैसे यह जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं उसके बाद भी अगर सिम्टम्स उनके रिलीफ नहीं होते हैं या तो यूटीआई में फ़र्क नहीं लगता है तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी हम जो कहते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन रहता है। सो जनरली हम जो एडवाइस करते हैं कि एंटीबायोटिक का कोर्स आपको दिया गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो रूटीन एंटीबायोटिक्स होते हैं वह यूज़ करते हैं, और काफ़ी बार हमने देखा है कि काफ़ी पेशेंट को आदत होती है ओवर द काउंटर मेडिकेशन वो लोग ले लेते हैं, या तो उनको कभी कभी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका होता है। सो ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट है कि आप यूरिन कल्चर करवा सकते हो, कल्चर सेंसिटिविटी, और उसके अंदर आएगा कि वेदर कौन से बैक्टीरिया से वो इन्फेक्शन हुआ है और वह जो भी बैक्टीरिया है वह कौन से एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। सो ऐसे ही मतलब जो पेशेंट है जिनको रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप एक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट करवा लें, और उसके बाद उसमें जो भी एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, वह मेडिकेशन आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके। अगला सवाल है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है, तो आगे मुझे क्या रिपोर्ट करवानी चाहिए? जैसे मेरे पहले के जो वीडियोस हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या वर्कअप ज़रूरी रहते हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो भी एक बार देख सकते हो। और अगर आपके शादी को 6 साल हुए हैं और आप लास्ट 6 ईयर से आइदर प्लानिंग कर रहे हैं या तो जो भी है 1-2 साल से प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी गर्भ निरोधक साधन यूज़ नहीं कर रहे हो, रेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है, जो फर्टाइल पीरियड है वह अगर आप मैनेज कर रहे हो, और उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकता है, तो यस, आपको जो प्रेगनेंसी के लिए जो इनफर्टिलिटी वर्कअप जो रहता है, जैसे फीमेल जो है उसके लिए पीरियड के सेकेंड डे पे हार्मोन्स के रिपोर्ट किए जाते हैं, उनका एक बेसलाइन सोनोग्राफी किया जाता है यूएसजी पेल्विस। आपका 8वें दिन पे जो फीमेल पार्टनर है उनका फेलोपियन ट्यूब का टेस्टिंग ज़रूरी रहता है, और हस्बैंड के साइड से उनका जो सीमेन एनालिसिस है वह इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप पहले तो बेसिक या रिपोर्ट करवा सकते हो। मेरा और एक वीडियो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के ऊपर, वह वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, और आपके नज़दीकी जो कोई गायनेक डॉक्टर है उनको भी आप मिल सकते हो, उनके पास आप इसके बारे में और डिटेल में भी जानकारी ले सकते हो। यदि आप यह सब रिपोर्ट्स करवाते हो तो यह रिपोर्ट्स हमारा ऑनलाइन जो है कि ऑनलाइन वीडियो एंड ऑडियो कंसल्टेशन है वह भी आप ले सकते हो। ओके। अगला सवाल है कि हेमरेजिक सिस्ट है तो क्या वो उसको लेप्रोस्कोपी से ही रिमूव करना पड़ेगा, और ट्रांस वजाइनल जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें क्या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पता चल जाएगा? पहले तो फ्रेंड्स यह बताना चाहती हूँ कि हेमरेजिक सिस्ट जो है उसकी साइज़ कितनी है, क्योंकि मेजॉरिटी जो हेमरेजिक सिस्ट रहते हैं, हेमरेजिक सिस्ट डेवलप होने का जो रीज़न है मोस्ट कॉमन इज़ इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे हम देखते हैं कि पीसीओडी है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, या तो एन ओव्यूलेटरी साइकिल है कि जो टाइम पे ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम देखते हैं कि सिस्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो जिनको भी हेमरेजिक सिस्ट है, पहले तो उनका कंप्लीट गायनेक चेकअप होना ज़रूरी है। हेमरेजिक सिस्ट जो है वह सोनोग्राफी में पकड़ में आ जाता है, और वह दौरान यूट्रस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जनरली बाय सोनोग्राफी हम पिकअप कर सकते हैं, अनलेस कि यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम वगैरह है कि कोई ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह है, तो हमको चाहिए कि उनका एक बार हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी वगैरह करके वह भी हम एक बार कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपका गायनेक चेकअप होता है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह है, सो आप अगर उसके रिलेटेड जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हो। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेमरेजिक सिस्ट डायग्नोज अगर करना है या तो कोई भी सिस्ट, सो आइडियल यह है कि आपका पीरियड के सेकेंड डे पे सोनोग्राफी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके एग्जैक्ट पता चलता है कि यह हेमरेजिक सिस्ट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है। यह सब जानने के लिए सेकेंड डे पे अगर सोनोग्राफी किया जाता है तो वह आइडियल रहता है। ओके, अगला सवाल है कि मेरी बच्चेदानी में 2.5 सेंटीमीटर की गांठ है, पेट में हर वक्त भारी भारी लगता है, तो क्या उनको ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? 2.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड का अगर गांठ है, और यदि आपको ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि आपको पेट भारी लग रहा है, तो दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं कि जैसे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसकी वजह से भी आपको पेट भारी वगैरह लग सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे यही कहना है कि 2.5 सेंटीमीटर का जो फाइब्रॉइड है, जनरली पहले तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से यूट्रस के कौन से पार्ट में यह फाइब्रॉइड की गांठ है, और आपको अगर और कोई सिम्टम्स है कि जैसे हैवी ब्लीडिंग हो रहा है आपको, या तो पीरियड्स शुरू होने के पहले अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, तो आपको फाइब्रॉइड के रिलेटेड जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं कि आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। मिरीना करके मेडिकेटेड कॉपर टी है, वह भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए कि खाली फाइब्रॉइड का गांठ रिमूव करना है, तो लैप्रोस्कोपिकली वह फाइब्रॉइड की गांठ रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ साथ और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे बार बार वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या तो रिकरेंट ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो परमानेंट जो ऑप्शन है कि यूट्रस रिमूवल भी करवा सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एज और आपके फर्टिलिटी वगैरह अगर कंप्लीट हो चुका है, तो हम यह ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर चॉकलेट सिस्ट लेप्रोस्कोपी से रिमूव करते हैं तो उसमें क्या हेल्दी टिश्यू भी रिमूव हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली जो चॉकलेट सिस्ट जिनको भी होती है, मेजॉरिटी ऐसा रहता है कि उनको आइदर पेन के साथ आते हैं वो लोग, सीवियर पेन के साथ, या तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ लेके आते हैं कि कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, जिनको भी चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम है, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक चॉकलेट सिस्ट को हम पहले लेप्रोस्कोपिकली रिमूव नहीं करते हैं। जनरली लेस देन 4 to 5 सेंटीमीटर चॉकलेट सिस्ट है, तो उनको हम फर्टिलिटी रिलेटेड जो ट्रीटमेंट रहती है वह पहले शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट उनका जो AMH लेवल रहता है, जो ब्लड में से किया जाता है, तो सीरम AMH हम करवा लेते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट, वेदर चॉकलेट सिस्ट के लिए या तो फिर फर्टिलिटी के लिए, जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके पहले हमारे पास बेसलाइन उनका AMH होना ज़रूरी रहता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन AMH का वैल्यू उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। यदि चॉकलेट सिस्ट का जो साइज़ है लेस देन 4 to 5 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्टली फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जैसे मोस्ट कॉमन जो रहता है कि डिस्पेरोनिया, कि जब भी इंटरकोर्स करते हैं तभी उनको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सो पहला ऑप्शन हम लेते हैं कि लैप्रोस्कोपिकली चॉकलेट सिस्ट रिमूव कर देते हैं। सो चॉकलेट सिस्ट जब भी रिमूव करते हैं तभी वो जो सिस्ट वॉल रहता है उसको हम पूरा ही कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टिश्यू हम रिमूव कर रहे हैं, जो चॉकलेट सिस्ट जो एरिया में है वह पूरा रिमूव कर रहे हैं। सो यदि किसी को देखना है कि भाई वह जो सर्जरी हुआ है उसमें नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू रिमूव किया है, तो आप सर्जरी के पहले AMH करवा सकते हो, सर्जरी के बाद AMH करवा सकते हो। हालांकि थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ग्रॉसली बहुत ज़्यादा AMH के लेवल को वो नहीं अफेक्ट करने वाला है। लेकिन यदि आपका चॉकलेट सिस्ट रिमूव हो जाता है
तो उसके बाद भी एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट का जो मेन प्रॉब्लम है कि रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होती है। चॉकलेट सिस्ट बार बार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर आप कंसीव कर लेते हो तो वह एक एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि एक बार आप कंसीव करते हो तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो वह आपको जो रिकरेंस रेट है वह आपका डिले कर सकता है। अगला सवाल है कि एज उनकी 38 साल है, 3 साल से उनके पीरियड नहीं आए थे, अभी उनको पीरियड आया है और उनको एक भी बेबी नहीं है, और हस्बैंड का अभी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं? जैसे आपका जो सवाल है कि हस्बैंड का हर्निया का सर्जरी हुआ है, सो कोई भी सर्जरी होता है आफ्टर 6 वीक्स जो भी स्टिचेस वगैरह रहते हैं उसको हील होने के लिए 6 हफ्ते लगते हैं। तो आप 6 हफ्ते के बाद कभी भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हो। और दूसरी बात कि आपने जो एज बताया है 38 इयर्स का एज है, सो बहुत ही पीक टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो ओवेरियन रिजर्व रहता है, आपके जो नंबर ऑफ एग्स रहते हैं उसकी संख्या कम होने लगती है। सो आपके लिए मेरा जवाब यही रहेगा कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल फर्टिलिटी रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वह लेके अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। ओके, अगला सवाल है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या वो आईवीएफ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आपके जो सीरम क्रिएट वगैरह जो है उसकी वैल्यूज़ कैसी है, रीनल फंक्शन कैसा है, वह अगर सब सही है तो ऑब्वियसली आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट कर सकते हो, ले सकते हो आईवीएफ की ट्रीटमेंट। एक बार आईवीएफ साइकिल फेल हुई है तो आगे वो कितनी साइकिल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गई तो जैसे बहुत ही कोई बड़ी चीज़ उन्होंने गंवा दी है। ऐसा नहीं होता है। जनरली जो फर्स्ट साइकिल ऑफ आईवीएफ होता है उसमें oocyte हम रिट्राइव करते हैं, एग्स बाहर निकालते हैं। सो एग्स क्वालिटी कैसा है वह भी हमें उसमें पता चलता है। स्पर्म जैसे सीमन एनालिसिस किया जाता है, उसमें वॉश किया जाता है, तो स्पर्म के क्वालिटी भी पता चलते हैं। सो बेसिकली मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं ख़ास तौर पे बताती हूँ हमेशा, और जो अपने यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी यह चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका जो फर्स्ट साइकिल ऑफ आईवीएफ होता है, हालांकि आपके सब हार्मोन्स वगैरह की रिपोर्ट भी हम करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ द एग्स रहता है तो फर्स्ट साइकिल में यह सब क्लियर होता है कि एग्स की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। और यदि स्पर्म तो वैसे पता चल जाता है, बट स्पेशली फॉर द एग्स, और यदि आपको फर्स्ट साइकिल में रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो 40 to 45% है। जैसे लोगों को यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इंसानी है, वो कोई भगवान नहीं है कि आपने जैसे फर्स्ट साइकिल किया, आप 10-15 साल से वेट कर रहे थे बच्चे के लिए, और जैसे आपने एक साइकिल करवा दिया तो सब पेशेंट को फर्स्ट साइकिल में रिज़ल्ट मिलना हालांकि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब पेशेंट के इनफर्टिलिटी के जो रीज़न्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और सब पेशेंट के लिए मुझे यही मैसेज देना है कि जो अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आपको समझाया जाता है तो उसको आपको स्वीकारना है कि मैडम ने या सर ने यह बताया है कि प्रॉब्लम है, तो उसे आप एक्सेप्ट करो। उसके लिए जो कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वह ऑप्शन आप लेके फिर आगे बढ़ो। सो अगर आपकी फर्स्ट साइकिल फेल होती है तो आप अपने डॉक्टर के साथ चर्चा कर सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या पॉसिबल रीज़न्स लग रहे हैं आपको ऑब्वियसली। और मैं जब तक मानती हूँ जो भी डॉक्टर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर रहेंगे वह आपको अच्छे से समझाएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कि यह साइकिल क्यों फेल हुआ है। जो जो रीज़न्स लग रहे हैं उसको नलीफाई करते हैं और आपका सेकेंड साइकिल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बार देखा है कि फर्स्ट साइकिल की जो सक्सेस रेट है 40 to 45% है, तो सेकेंड साइकिल में वह जो आपके सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 10 to 15% बढ़ जाते हैं, और मैक्सिमम फर्स्ट सेकेंड या थर्ड साइकिल तक रिज़ल्ट मिल जाता है यदि जो कोई फैक्टर है आपका वह क्लियर हो चुका है। काफ़ी बार हमने देखा है कि अनएक्सप्लेन्ड रीज़न्स भी रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट को हो सकता है कि फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स साइकिल तक जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो आपकी फर्स्ट साइकिल आईवीएफ की फेल होती है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लियरली आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके साथ यह बात शेयर करनी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। अगला सवाल है कि मेरी मम्मी का बच्चेदानी का ऑपरेशन 1 महीने पहले हुआ है और अभी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी हो चुकी है 1 महीने पहले। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। आपने मेंशन नहीं किया है कि डिस्चार्ज के साथ साथ उनको वजाइना में इचिंग वगैरह हो रहा है या तो कमर में दर्द हो रहा है, पेट के भाग में दर्द हो रहा है। तो अगर ऐसे सब सिम्टम्स है कि पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, बुखार वगैरह आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप एक बार अपने जो गायनेक डॉक्टर है या तो जहाँ पे भी आपने सर्जरी करवाई है वह डॉक्टर के पास जाके एक कंसल्टेशन और गायनेक चेकअप करवा लें। अगला सवाल है कि कौन सी सर्जरी बेस्ट है, लेप्रोस्कोपी या ओपन कट सर्जरी, और दोनों में कॉस्ट वाइज और रिकवरी वाइज क्या डिफरेंस है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन आप सबको ही पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो परमानेंट जो ऑप्शन दिया जाता है वह है बच्चेदानी रिमूव करने का ऑपरेशन। सो ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी, ऑब्वियसली लेप्रोस्कोपी सर्जरी बेस्ट है बिकॉज लेप्रोस्कोपी में जो कट लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 सेंटीमीटर होता है जो नाभि के वहाँ पे लगता है, और साइड में 2 कट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के। और ओपन सर्जरी जो है जैसे हम सीज़र करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 सेंटीमीटर का कट लगता है जिसे हम बिकिनी इंसिशन भी कहते हैं। सो यह जो इंसिशन है वो 9 से 10 सेंटीमीटर का होता है और उसका जो रिकवरी टाइम होता है, जैसे कहाँ पे भी आपको कट लगता है अगर उसकी लेंथ अगर कम है तो उसका हीलिंग फास्ट होता है। अगर वह कट बड़ी साइज़ में है, बड़ी लेंथ में है तो उसको रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट का लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी हुआ है और दूसरे का ओपन सर्जरी हुआ है, तो दोनों में से जिनका लेप्रोस्कोपिकली हुआ है उनका जो रिकवरी टाइम है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम, वो बहुत ही फास्ट होता है। हालांकि काफ़ी हमारे यहाँ पे हम सर्जरी करते हैं तो विदिन 24 आवर्स हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। तो यह जो बातें हैं कि जैसे कैथेटर वगैरह रहता है, जो कैथेटर हम प्लेस करते हैं, अगर हम एब्डोमिनल करते हैं तो हमें मिनिमम 24 आवर्स कैथेटर वहाँ पे रखना है। हालांकि लेप्रोस्कोपी में अगर दूसरे कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, एडेशन नहीं है, प्रीवियस कोई सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है, तो हम यूरिनरी जो कैथेटर रखते हैं वह भी रिमूव कर देते हैं, कैथेटर बिठाते ही नहीं हैं। सो यह सब एडवांटेजेस है। सो फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल होता है तो आई वुड सजेस्ट कि लेप्रोस्कोपिकली हमेशा बेस्ट रहता है। प्लस आपका ओवरऑल चेकअप भी हो जाता है, जैसे अपेंडिक्स वगैरह है, इंटेस्टाइन वगैरह है, सो कंप्लीट चेकअप भी हो जाता है। अगर कोई एडेशन वगैरह है तो वह भी हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, एज उनकी है 28 ईयर्स और अनमेरिड है। 8 साल पहले उन्होंने किसी से रिलेशन प्लान किया है और अभी उनको पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आ रहे हैं और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो आगे उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसा है कि उनको कैंसर तो नहीं है ना? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डॉक्टर भूमि बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा सवाल है। 28 ईयर्स, फीमेल है, अनमैरिड है और पास्ट में उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स या कांटेक्ट हुआ है और अभी उनको चिंता हो रही है कि जैसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो यह कोई कैंसर की निशानी तो नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, पहले तो यह कि 28 साल की आपकी अभी उम्र है, पहले तो बिफोर मैरिज आप सेक्सुअल इंटरकोर्स रखें। वह हालांकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपको अगर सर्वाइकल कैंसर के लिए डर लग रहा है सो मैं यहाँ पे यह बताना चाहती हूँ कि आप अपना एक पेप स्मीयर करवा सकते हो। पेप टेस्ट में पता चल सकता है कि वहाँ पे और कोई ऐसे ये नहीं है कि सेल्स नहीं है सर्वाइकल कैंसर के, तो यह एक चीज़ कर सकते हो जिसे पेप स्मीयर कहा जाता है। दूसरा है कि आपको यह चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आपका जो वजाइनल हाइजीन जो है वह अच्छे से रखना है, बिकॉज एक जो रीज़न हम बताते हैं कि हाई रिस्क फैक्टर रहता है फॉर डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर,
कि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो ऐसे पेशेंट में भी वजाइनल सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज यह जो कैंसर है वह एक वायरस से होता है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है, और यह जो वायरस है वह सेक्सुअली स्प्रेड होता है। तो यदि किसी को ऐसा वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें से आपको भी लग सकता है। अगर आप हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते हो तो आपको बार बार यह वायरल इन्फेक्शन होके फिर वो जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स है सर्विक्स के वह कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर सेल्स में। तो एट प्रेजेंट आपको ऐसा चिंता करने का विषय नहीं है। आप अपना एक पेप टेस्ट करवा सकते हो, एक गाइनेक चेकअप करवा सकते हो, और यदि आपका पेप स्मीयर का या एलबीसी का टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती है वह वैक्सीनेशन भी ले सकते हो। और ध्यान यही रखना है कि आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, आप इतना अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता रहेगी। और दूसरा, आपने बोला है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जो क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है उसके पीछे भी वही रीज़न है कि जब भी इन्फेक्शन रहता है यूट्रस में तो यूट्रस के ऊपर सूजन आ जाता है और उसके कारण भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन है गाइनेक रिलेटेड या तो फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है या तो आईवीएफ रिलेटेड, आईयूआई रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जो फीमेल हेल्थ रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आपके जो कोई क्वेश्चंस रहेंगे वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब के साथ हम जल्दी आपके पास आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।